एलियंस के साथ संपर्क की रहस्यमय कहानियां। अगर खुलेआम सबको सच बता दिया जाए तो हमारी पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। एलियंस के दिए हुए गुप्त संदेश। अगर वो हमारे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं थे और रशियंस के भी बिल्कुल नहीं थे, तो वो स्पेसक्राफ्ट्स किसके थे? अचंभेय घटनाओं की सच्चाई को आम लोगों से छुपाया जाना। किसी सच को ढककर रखने का ये मतलब नहीं कि कोई उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स इस बात से साफ इनकार कर रही हैं। उनमें से बहुत से लोग सच्चाई से डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कहें तो क्या कहें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, झूठ झूठ झूठ। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना स्ट्रॉन्ग है? अगर हाँ, तो एलियंस की सच्चाई को छुपाया या ढका क्यों जा रहा है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, एलियंस एंड कवर अप्स। एलियंस की सच्चाई छुपाए जाने के राज। ओमाहा, नेब्रास्का। स्ट्रेटेजिक एयर कमांड ऑफर्ड एयर फोर्स बेस। अक्टूबर 1973। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच जंग होने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थी। दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे माहौल में अचानक यूएस के सैक रेडार ने आसमान में एक अनजान चीज को देखा और पूरे मिलिट्री बेस को अलर्ट कर दिया। सार्जेंट केन स्टॉर्च ट्राइडेंट डिफेंस नाम के स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के टॉप सीक्रेट का हिस्सा थे। कंप्यूटर पर अलार्म बजने लगा और फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। ये कोई ड्रिल नहीं है। रेडार ने आसमान में 5 यूएफओस को देखा था जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे। पहले तो मिलिट्री के चीफ्स को लगा कि यह रशियन सबमरीन का काम है। रशिया ने हमारी तरफ 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केन स्टॉर्च के मुताबिक उन अनजान एयरक्राफ्ट्स ने 2 मिनट के अंदर पूरी कनाडियन टेरिटरी का चक्कर लगा लिया। फिर उन यूएफओस ने ऐसे अपना रास्ता बदला जो हमारे फिजिक्स लॉज के मुताबिक नामुमकिन था। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि ये अनजान एयरक्राफ्ट्स एलियन एयरक्राफ्ट्स थे जो पृथ्वी पर आए थे? वो 5 एयरक्राफ्ट्स बर्लिंग सी को पार करके रशिया की तरफ गए। उस समय रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने फोन उठाकर रशिया के प्रेसिडेंट क्रेमलिन से कहा कि वो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के नहीं हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या दोनों देशों को अंदाजा था कि वो एयरक्राफ्ट्स एलियंस के एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं? क्या एलियंस चाहते थे कि उनका एयरक्राफ्ट्स दिखाई दे? इसका क्या कारण होगा? अगले दिन CIA और एयरफोर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने आकर इस बात को आम लोगों तक पहुंचने से रोकने के इंतजाम किए। मुझसे एक सिक्योरिटी कंटिजेंसी फॉर्म साइन करवाया गया जिसमें लिखा था कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अगले 30 सालों तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, और मैंने रखा। क्या ये वाकया जिससे दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश जुड़े हुए थे, उन सैकड़ों यूएफओस दिखने वाले वाकयों में से एक था जो दुनिया भर में हुए हैं, लेकिन दुनिया के हर देश की सरकार ने उन्हें ढकने की कोशिश की है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का जो यही मानना है, उनका ये भी कहना है कि यूएफओस का दिखना पुख्ता सबूत है कि एलियंस इंसानों से संपर्क करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, 25 फरवरी 1942। भोर के समय आसमान में एक अनजान चीज के आने से मिलिट्री सायरन बजने लगे।
उसे फेमस बैटल ऑफ लॉस एंजलिस कहा जाता है और ये तस्वीर शायद दुनिया के हर इंसान ने देखी है, जिसमें आर्क लाइट्स को यूएफओ पर फोकस की गई थी। आर्क लाइट्स एक डायमंड शेप्ड स्पेसशिप पर फोकस की गई थी। आई विटनेसेस के मुताबिक आर्मी के एंटी क्राफ्ट आर्टिलरी ने उस स्पेसशिप पर 2000 से ज्यादा गोलियां बरसाईं, लेकिन ऐसा लग रहा था उस स्पेस क्राफ्ट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे उसके आसपास कोई कवच हो। हमने हजारों गोलियां चलाई, बदनसीबी से कुछ आम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अगले दिन उस एयरक्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वो एलियन स्पेसक्राफ्ट था? सारे सबूत ये कहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट हमारी दुनिया का नहीं था। शोधकर्ताओं के मुताबिक 5 साल बाद 1947 के जुलाई महीने में एक यूएफओ रोजवेल, न्यू मैक्सिको के बाहर जमीन पर क्रैश हुआ था। इस हादसे के बाद और कई जगहों पर यूएफओस दिखाई देने के बाद आम लोग सरकार से आसमान में दिखने वाली अनजान चीजों के बारे में सवाल पूछने लगे। सरकार दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया। रोजवेल में हुई घटना के 6 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साइन किया। उसमें यह लिखा था कि सभी अमेरिकन सिटीजन के हम गवर्नमेंट के लोग कुछ मामलों को छुपा सकते हैं, देश की भलाई और सुरक्षा के लिए। उसके बाद समय समय पर यूएफओस आसमान में दिखते रहे और धीरे धीरे वो रहस्यमय यूएफओस वाले और ज्यादा साहसी हो गए। क्या बार बार नजर आकर वो हमें कुछ संदेश देना चाहते थे? वॉशिंगटन डीसी 19 जुलाई 1952। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के सबसे अहम इमारत व्हाइट हाउस के ऊपर कई यूएफओस मंडरा रहे थे। उनके बारे में नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रूज एयरफोर्स बेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को रडार के सिग्नल से पता चला। उन्हें रोकने के लिए जेट्स को आसमान में भेजा गया। जैसे ही जेट्स वहां ऊपर जाते तो वो गायब हो जाते और फिर जब जेट्स आकर लैंड कर लेते तो वो फिर से दिखने लगते। दुनिया के हर न्यूज चैनल में सिर्फ उन्हीं की न्यूज थी। और ये 2 बार हुआ, लगातार 2 वीकेंड्स पर। मतलब और ज्यादा लोगों ने उन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को देखा है। वो वॉशिंगटन के सबसे अहम जगह के ऊपर मंडरा रहे थे। हो सकता है वो व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड करना चाहते थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि एलियंस का व्हाइट हाउस के ऊपर मंडराने का एक कारण था, वो व्हाइट हाउस से संपर्क करना चाहते थे। बहुत सारे यूएफओस यूएस के कैपिटल वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के ऊपर मंडरा रहे थे। मेरे ख्याल से उनका व्हाइट हाउस चुनने का कारण बिल्कुल क्लियर था। वो कहना चाहते थे हमें आपसे बात करनी है, पर पता नहीं क्यों हम तब उनका मैसेज नहीं समझ पाए। पूरी दुनिया ने उन रहस्यमय यूएफओस को यूएस के कैपिटल में मंडराते हुए देखा, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस बात से साफ मना कर दिया कि एलियंस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। हम नहीं जानते कि वो चीजें जो आसमान में मंडरा रही थी वो क्या है, वो वहां कैसे आई और क्यों मंडरा रही थी, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो जो भी थे, उन चीजों ने यूएस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1952 में एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया, आसमान में बार बार दिखने वाले उन यूएफओस की जांच करने के लिए। पर क्या ये यूएस सरकार की सच को छुपाने की एक कोशिश थी? बहुत से लोगों ने इन यूएफओस को देखा था, तो ये किसी की मनगढ़ंत कहानियां नहीं हो सकती। और वो यूएफओस ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर रहे थे जो हमारे स्पेसक्राफ्ट नहीं कर सकते। तो ये अद्भुत घटनाएं वाकई हुई थी, लेकिन क्यों, इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों की सरकारें जानती थीं कि एलियंस वाकई में होते हैं, तो वो इस सच्चाई को छुपा क्यों रहे थे? क्या उन्हें इस बात का डर था कि लोग इस बात को जानकर डर जाएंगे, या फिर इस बात का डर था कि एलियंस पृथ्वी पर हमला बोल देंगे?
यूएस गवर्नमेंट ने इन यूएफओस के ऊपर लंबे लंबे रिपोर्ट्स लिखवाए हैं। उन रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ्स में साफ नजर आ रहा है कि वो यूएफओस फ्लाइंग सॉसर्स ही हैं। लेकिन उनका कंक्लूजन ये था कि वो सब नकली हैं या फिर कोई प्राकृतिक बदलाव आया था जिसकी वजह से वो अजीब चीजें दिखाई दी। इस नतीजे पर पहुंचकर गवर्नमेंट ने यूएफओस का चैप्टर बंद कर दिया। बहुत से लोग आज ये मानते हैं कि एक छोटा सा सीक्रेट ग्रुप है जो एलियंस के राज को हमारी पूरी सोसाइटी से छुपा रहा है। एलियंस स्पेस से कई बार विजिट करने आते हैं, लेकिन इस बात को टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है। 1969 में एयरफोर्स ने अचानक प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया। क्या सरकार का बार बार एलियन से संपर्क की बात से इनकार करना लोगों को झूठ लग रहा था? सरकार नहीं चाहती थी कि इस मामले में ऐसा कोई भी खुलासा हो जिसे वो संभाल न सके, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट को यहीं बंद करवा दिया। एयरफोर्स के प्रोजेक्ट ब्लू बुक के साइंटिफिक एडवाइजर्स में से एक थे जे एलन हाइनेक। हाइनेक इस बात से बहुत निराश हो गए थे कि प्रोसेस को बीच में कहीं रोका जा रहा था और कुछ चीजों को छुपाया जा रहा था। शोधकर्ताओं के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स एलियंस स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के आसमान पर दिखाई देने वाली बात पर गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और आम लोगों से इस बात को छुपाया जा रहा है। लेकिन क्या एलियंस और पृथ्वीवासियों में हजारों सालों से संपर्क रहा है और तब से लेकर आज तक इस बात को छुपाया जा रहा है? लक्सौर, इजिप्ट। नाइल नदी के पूर्वीय किनारे पर कार्निक टेम्पल के अवशेष मौजूद हैं। ये टेम्पल ईसा पूर्व की 32वीं सदी में बना था। यहाँ प्राचीन मिस्र के समाज में फेरो यानी मिस्र के बादशाह को सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान माना जाता है। वो मिस्र वासियों के लिए जीते जागते भगवान थे। मिस्र वासियों के कई भगवानों को एक साथ मानने की प्रथा हजारों सालों से चलती आ रही थी, लेकिन एक शख्स ने फेरो बनकर सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था आखनाटन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आखनाटन तारों से आया था और जैसे ही वो फेरो बना उसने अलग अलग भगवानों को मानने की प्रथा पर रोक लगा दी। उसने सारे पुराने भगवानों को एक सूर्य देव से बदल दिया। कुछ लोगों का मानना था कि वो उस सूर्य देव के संपर्क में था और उन्होंने ही आखनाटन को जन्म दिया था। उस सूर्य देव का नाम था आटेन। जैसे ही आखनाटन ने फेरो की गद्दी संभाली, इजिप्ट की वर्षों से चली आ रही सभ्यता और रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदल गए। आखनाटन खुद एलियंस का वंशज था और वो ये दावा करता था कि वो भगवान से बातें कर सकता है और उसने अपने लुक को भी बिल्कुल चेंज कर दिया था। फिजिकली नहीं, पर अपनी तस्वीरों में। आखनाटन तस्वीरों में अजीब दिखता था। उस दौरान बनाए गए स्टैचूज भी अजीब दिखते थे। उनके सर लंबे थे और अजीब सी बॉडी थी। पैर चिकन जैसे पतले थे। आखनाटन की हुकूमत के दौरान ऐसी अजीब चीजें हुई जिनसे लगता है कि वो एलियंस के संपर्क में थे। आखनाटन की पत्नी नेफरटिटी और उनके बच्चों के सर भी तस्वीरों में लंबे बनाए गए हैं। क्या इसका कोई खास कारण था? वो खुद को और अपने वंशजों को लंबे सर वाला क्यों दिखाना चाहते थे? जाहिर है आखनाटन और दूसरे कई लोग जिन्हें भगवान मानते थे, उनके सर ऐसे लंबे थे, इसलिए वो भी उन भगवानों को खुश करने के लिए या उनसे संपर्क बनाने के लिए अपने सरों को लंबा दिखाते थे ताकि भगवानों को लगे कि वो उनमें से एक हैं। क्या भगवान माने जाने वाले आटेन एलियन थे जो पृथ्वी पर आए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का तो यही मानना है। क्या ये भी हो सकता है कि आखनाटन खुद एलियंस के वंशज थे? क्या आटेन आखनाटन को संदेश देते थे? ऐसे संदेश जिनसे आखनाटन की हुकूमत में मिस्र की सभ्यता में गहरे बदलाव आए। एलियंस उससे मिलने आते थे, वो उनके संपर्क में था, इसलिए उसने ऐसा रूल बनाया था
कि बाकी सब भगवानों को छोड़ दो और सिर्फ एक ही भगवान को मानो। कुछ प्राचीन कथाओं में तो आखीनाटन को आधा इंसान और आधा एलियन कहा गया है। आखीनाटन ने 17 सालों तक मिस्र पर राज किया, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्होंने सूर्य देव को समर्पित करके जो शहर बनाया था उसे कहीं कहीं पर तबाह कर दिया गया। उनकी लंबे सर वाली नक्काशियों और मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। आटेन, जिसे भगवान माना जाता था और कहा जाता था कि वो फेरो को संदेश भेजता है, चित्रों और नक्काशियों से उसका नामो निशान मिटा दिया गया था। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि 1000 साल तक ये छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि फेरो का एलियन से संपर्क था? इजिप्ट की दीवारों पर बाकी फेरोज के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया है। उनकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं, लेकिन आखीनाटन के हुकूमत के दौरान सब कुछ स्किबल कर दिया गया था। मानो जो लिखा गया उसे कोई छुपाना चाहता है। क्या वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि आखीनाटन एक एलियन थे? क्या एलियन मैसेंजर्स के साथ संपर्क की बात सच्ची है, पर दुनिया भर के शासकों ने सैकड़ों या हजारों सालों से उसे राज रखने की कोशिश की है? शायद एलियंस और इंसानों के संपर्क के सबूत हमें यहाँ मिल जाएं, जहाँ विज्ञान और धर्म मिले थे, या यूं कहें टकराए थे सच को छुपाने के लिए। रोम, इटली, 17 फरवरी 1600। इस तारीख पर एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर जियोडानो ब्रूनो को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। रोमन चर्च ने उन्हें कैद में रखा था। उनके ऊपर लगे कई इल्जामों में से एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर जीवन है। 16वीं और 17वीं सदी में कैथोलिक चर्च को साइंस में हो रहे कुछ डेवलपमेंट से आपत्ति थी और जियोडानो ब्रूनो के स्टेटमेंट ने कि ब्रह्मांड में और भी ग्रहों पर जीवन है उन्हें मुजरिम बना दिया। ब्रूनो को यकीन था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वेटिकन को इस मामले को ढकना बहुत अच्छी तरह आता था। ये तो बस एक उदाहरण है। 2000 सालों से वेटिकन चर्च ने न जाने कितने राज छुपा के रखे होंगे। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का ये दावा सही है कि एलियंस जियोडानो ब्रूनो से मिलने आते थे और यही एलियंस जो ब्रूनो को जानकारियां देते थे वही दूसरे वैज्ञानिकों को भी जानकारियां देते थे, जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो? ऐसी जानकारियां जिनके बारे में रेटिकम को पता चल गया था और वो उन्हें फैलने से रोकना चाहते थे। रेनेसांस पीरियड में गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे साइंटिस्ट्स को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने लगभग सभी साइंटिस्ट डिस्कवरीज को दबाने की कोशिश की थी। ब्रूनो की ये बात कि ब्रह्मांड में अनगिनत अलग अलग दुनिया हैं जिनमें हमारी तरह अक्लमंद जीव रहते थे, वेटिकन को बहुत खली और उनके हिसाब से वो धर्म के विरुद्ध थी। ऐसे स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि वो उस समय के धर्म के एक बेसिक सिद्धांत के खिलाफ जा रहे थे। तब धर्म ये मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है, हमारे जैसा ब्रह्मांड में और कोई नहीं, हम सुप्रीम हैं। ब्रूनो ने अपनी शिक्षा से पुराने धर्मशास्त्रियों और ज्ञानियों को बहुत नाराज कर दिया था और फिर ब्रूनो को वेटिकन के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 8 सालों तक तहखाने में बंद रखा गया और उन पर धर्म के विरुद्ध जाने का इल्जाम था। ब्रूनो ने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जाने के लिए ब्रूनो को जिंदा जलाकर मार दिया गया। क्या वेटिकन ये जानता था कि ब्रूनो को एलियन से संदेश मिलते थे और वेटिकन इस बात को जग जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि एलियंस सचमुच होते हैं और एलियंस एक ऐसी प्रजाति है जो इंसान से ज्यादा अक्लमंद है और इसीलिए वो वेटिकन के हाथ नहीं आ रहे थे। हमें डर है कि प्राचीन समय में जिस तरह एलियंस के बात को कवर अप किया जाता था, हमारी आज की गवर्नमेंट और साइंस मिलकर उसी तरह एलियन से संपर्क होने की बात को कवर अप करने की कामयाब कोशिश कर रही है।
कैथोलिक चर्च ने ब्रूनो के लिखे आर्टिकल्स की बहुत निंदा की थी और उन्हें कई दशकों तक बैन कर दिया था। उनके कई लेखों को नष्ट कर दिया गया था। शोधकर्ताओं का ये मानना था कि उन चीजों में इस बात के सबूत थे कि उन्हें एलियंस से जानकारियां मिलती थी और वेटिकन उन सबूतों को मिटा देना चाहता था। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ब्रूनो को एलियंस द्वारा मिली जानकारियों को कहीं छुपा कर रखा गया है? अगर हाँ, तो क्या वो आज भी कैथोलिक सिद्धांतों के लिए खतरा है? क्या वेटिकन ने ब्रूनो को इसलिए सजा दी क्योंकि वो एलियंस की सच्चाई आम लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे? शायद हमें इन सवालों के जवाब पश्चिम पोर्चुगल के एक छोटे से गांव की कहानी में मिलेंगे, जो साबित करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वेटिकन शहर, इटली। 17वीं सदी में पोप पॉल V के आदेश पर कुछ चुनी गई डॉक्यूमेंट्स और किताबों को कैथोलिक चर्च से निकालकर वेटिकन लाइब्रेरी में रख दिया गया और 1881 तक उन्हें कोई बाहर वाला नहीं पढ़ सकता था। आज भी कुछ वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स छुपा कर रखे गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उनमें कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। मन में ये सवाल उठता है कि वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी है, ये बात तो खुद चर्च ने मानी है, तो क्या उसमें ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें एलियन से हुए संपर्कों के बारे में लिखा है और कैथोलिक चर्च ये जानता है, इसलिए उन्हें सीक्रेट रखा गया है? क्या वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी में उन संदेशों के डिटेल्स छुपाए गए हैं जो जियोर्डानो ब्रूनो को एलियंस द्वारा मिले थे? क्या उन संदेशों में भी वही है जो जियोर्डानो ब्रूनो ने ब्रह्मांड के बारे में कहा था? जब हम कुछ स्पेशल लोगों की बात करते हैं, जैसे जियोर्डानो ब्रूनो, तो हम जानते हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ छुपाया गया है। जब भी वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी के दरवाजे खुलेंगे, ऐसे राज बाहर आएंगे जो सबको हिला कर रख देंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी में मिरेकल्स ऑफ फातिमा से जुड़े हुए कई सबूत छुपा कर रखे गए हैं। फातिमा में 1917 में 3 बच्चों ने ये कहा था कि उन्हें एक लेडी की आत्मा ने 3 संदेश दिए थे। कैथोलिक धर्मशास्त्रियों का मानना है कि वो लेडी वर्जिन मैरी थी। फातिमा में 3 बच्चों ने आत्मा को देखा था। उनका कहना है वो वर्जिन मैरी थी और 70,000 लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सिल्वर डिस्क स्पिन हो रही है। कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक फातिमा में हुई इस घटना पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी। उन एलियंस ने बच्चों को टेलीपैथिक मैसेज दिया था, तुम इस प्लेनेट में अकेले नहीं हो, हम आते रहते हैं, हम हजारों साल पहले यहाँ आए थे, हम तुम पर नजर रखते हैं, प्लीज मानव जाति को आगाह करो कि हम यहाँ दोबारा आएंगे। तो फातिमा में घटी इस पूरी घटना की खबर वेटिकन तक पहुंच गई। लेकिन क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि कैथोलिक चर्च ने फातिमा में मिले सारे संदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचाया? बच्चों को 3 संदेश दिए थे, लेकिन पोप ने तीसरे संदेश को बताने से इनकार कर दिया। हमें शक है कि उस संदेश में जरूर एलियंस का जिक्र किया गया है और वो उसे छिपाना चाहते होंगे। वरना आप ही सोचिए, वो तीसरे संदेश लोगों को क्यों नहीं बताना चाहते थे? उन्होंने तीसरा मैसेज छुपाया तो सवाल तो उठेंगे ही, शक तो होगा ही। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि फातिमा में जो हुआ वो इन्हीं घटनाओं में से एक था जिनमें एलियन मैसेंजर्स पृथ्वी पर संदेश लेकर आते। ऐसी और भी घटनाएं घटी हैं, जैसे जॉन ऑफ आर्क का ईश्वर की आवाज सुनना, सेंट बेनेडिक्ट का वर्जिन मैरी की आत्मा से बातें करना। ऐसी कई कहानियां हिब्रू बाइबल में भी इस तरह की कई कहानियां लिखी हैं। हो सकता है वेटिकन ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन ये किसने कहा कि एलियंस का अस्तित्व साबित होने से भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा?
मुझे यकीन है कि वेटिकन को एलियंस की पूरी जानकारी है, लेकिन डर ये है कि एलियंस के होने का मतलब है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो बेबुनियाद है। सेफर्ड, एरिज़ोना, टेक्सन के उत्तर पूर्वी इलाके से 209 किलोमीटर दूर माउंट ग्रेहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य रात दिन एक विशाल टेलीस्कोप से आसमान को घंटों देखते रहते हैं। रोम का एक और टेलीस्कोप आसमान पर नजर गड़ाए रखता है। वो आसमान में आखिर क्या ढूंढते रहते हैं? हम ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च वर्क करते हैं। हम अपने आसपास के ग्रहों को देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, दूसरी गैलेक्सीज को देखते हैं, बेसिकली ब्रह्मांड को देखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कैथोलिक चर्च हमारे पड़ोसी ग्रहों पर नजर रखती है और उस दिन की तैयारी कर रही है जब विज्ञान और सरकार इन एलियंस के अस्तित्व को स्वीकारेंगे? माउंट ग्रेहम पर जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी बनी है वो सैन फ्रांसिस्को पीक्स के बहुत करीब है, जो होपी और सुनी इंडियंस के लिए बहुत पवित्र स्थान है। उनका कहना है स्काई गॉड्स वहां से आते जाते हैं। अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि वेटिकन ने उस पवित्र स्थान के पास ही ऑब्जर्वेटरी क्यों बनाई जहां से शायद एलियंस आते जाते हैं। उस जगह को पहले से ही यूएफओ एक्टिविटी का एरिया माना गया है। अगर वेटिकन कमिटी को गवर्नमेंट को पता है कि यूनिवर्स में एलियन हैं पर वो छुपा रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक उस बात को नकारेंगे नहीं। वो उसे रिलीजन की चादर में लपेट कर लोगों से कहेंगे ताकि बाद में उन पर उंगलियां ना उठें। 2008 में वेटिकन ने पूरी दुनिया को ये घोषणा करके चौंका दिया कि एलियंस के होने की संभावना चर्च की मान्यताओं और सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट मजबूरी में दिया होगा? उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। नहीं, उन्होंने बहुत सोच समझकर पूरा कैलकुलेशन करके ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जल्द ही सबको यकीन हो जाएगा कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, तब वेटिकन के ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। वेटिकन को अभी ये नहीं पता कि ये एलियंस होते हैं या नहीं। जब ये बात साबित होगी, फिर चर्च इस बात पर वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया जताएगा जैसे दूसरी नई खोजों पर जताता है। चर्च हमेशा नए खोजों की सराहना करता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। ऐसी घटनाओं की तादाद बढ़ती जा रही है जिनमें एलियंस पृथ्वी के कुछ खास चुने हुए लोगों को अपना संदेश देते हैं। क्या इन्हीं घटनाओं ने वेटिकन के एलियंस के बारे में ख्याल बदले हैं? और अगर एलियंस वाकई इंसानों को संदेश दे रहे हैं, तो क्या वो सारे संदेश कोई सिग्नल है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ेगा? सफेक्ट, इंग्लैंड, अमेरिकन बेंटवाटर्स एयरफोर्स बेस जो अब बंद हो चुका है। दिसंबर 2010, 2 रिटायर्ड एयर ऑफिसर्स यहाँ 30 साल बाद लौटे हैं। वो अब भी 30 साल पहले उनके साथ हुई रहस्यमय घटना से जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं। एक बहुत ही बोरिंग रात कुछ ही मिनटों में बहुत रोमांचक हो गई थी। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे सामने क्या है। 30 साल पहले हुई घटना आज भी उन्हें परेशान करती है। वो अपने अनगिनत सवालों के जवाब जानने के लिए वापस उस घटना स्थल पर जा रहे हैं। क्या उन्हें जवाब मिलेंगे? वहां जाकर देखते हैं। जॉन और मुझे सालों से पता था कि हम ये करेंगे। ये एक बहुत ही अजीब बात है। 26 दिसंबर 1980, आधी रात के बाद बेंटवाटर्स एयरबेस की रडार ने एक अनजान चीज का सिग्नल पकड़ा। रडार के मुताबिक सिग्नल पास के रैंडम शेल जंगल की तरफ जा रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस ने जंगल में अजीब लाइट्स देखी। मिलिट्री वालों ने पहले ही भांप लिया था कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है और वो फौरन वहाँ जांच पड़ताल के लिए पहुँचे। 3 मिलिट्री वाले, जिनमें सार्जेंट जेम्स पेनिस्टन और पायलट जॉन बरोज भी शामिल थे, जंगल के अंदर गए। उनका अंदाजा था कि वहाँ कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। मुझे कई रंगों की लाइट्स दिख रही थी और मैं अपने दिमाग को ये समझा रहा था कि एयरक्राफ्ट ही क्रैश हुआ होगा।
हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी, समझाना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ है। और जब हम घटना स्थल तक पहुंचे तो वहां कुछ था, पर दिख नहीं रहा था क्योंकि पूरे एरिया में बहुत तेज रोशनी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक ट्रायंगुलर क्राफ्ट की काली परछाई दिखाई दी। वो क्राफ्ट शायद पूरा काला था, पर उसके बीच में ब्लू, ऑरेंज और येलो लाइट्स आ जा रही थी। अचानक मुझे ऐसे लगने लगा कि वो एयरक्राफ्ट चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। मैं उसकी तरफ भाग रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर आ गया है और फिर वो छोटे छोटे कलरफुल पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हो गया और मैं गायब होकर पता नहीं उसके अंदर कैसे पहुंच गया। मैं बहुत डर गया था। जब पेनिस्टन उस एयरक्राफ्ट जैसी चीज के पास पहुंचे तो उन्हें उसकी एक साइड पर एक सिंबल की भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके दिमाग में हजारों नंबर्स की बौछार होने लगी। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सामने जीरोस और वंस की रनिंग प्लेट रख दी। मैं उन्हें अपने दिमाग की आंखों से देख रहा था। उनका मतलब क्या था ये तो नहीं पता। वो एयरक्राफ्ट 45 मिनट तक जमीन पर था, फिर उससे एक बहुत तेज रोशनी मिली। एक ही पल में वो क्राफ्ट आसमान में पहुंच गया। जिम और मैंने दोनों ने घड़ियां पहन रखी थी और वो वक्त से पीछे थी। यानी उस एयरक्राफ्ट के जाने के बाद हमने देखा कि हमारी घड़ी का टाइम एक्चुअल टाइम से 45 मिनट पीछे था। लेकिन हमारे शिफ्ट कमांडर और बाकी सब ने कहा कि इसका कारण ये था कि उन 45 मिनट तक हमारी और उनके बीच जो रेडियो कांटेक्ट था वो टूट गया। अगले दिन जेम्स पेनिस्टन को लगा कि कोई उन्हें वो नंबर्स लिखने को मजबूर कर रहा है। उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 12 पन्ने भर गए। मैंने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों पर मैं लिखता जा रहा था और लिखने के बाद मैं उसे भूल गया। ना ही मैंने किसी को बताया। मुझे पागल खाने जाने का कोई शौक नहीं। हेड ऑफिसर्स ने पेनिस्टन और बरोस को रैंडम शेल जंगल में हुई घटना की रिपोर्ट बनाने को कहा। उन्हें हिदायत दी गई कि वो घटना के कुछ डिटेल्स को नजरअंदाज कर दें। खास तौर पर ये बात तो बिल्कुल मुंह से ना निकालें कि स्पेसक्राफ्ट में एलियंस के होने की संभावना थी। जहां तक मुझे याद है वो क्राफ्ट ट्रायंगुलर शेप का था। उसके कोने शार्प नहीं थे, राउंडेड थे और हर साइड सेम साइज का था, काले रंग का था और छूने में गर्म था। मुझे अपनी ही स्टोरी को सेंसर करना पड़ा। मुझे सब अजीब पार्ट्स को छोड़ना पड़ा, जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी को फील करना, उस क्राफ्ट की तरफ आकर्षित होना, यहाँ तक कि क्राफ्ट के डिस्क्रिप्शन को भी। वो सब कुछ मैंने छुपा दिया। और अधूरा सच सच नहीं होता, वो तो झूठ होता है। वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट सच्चाई छुपा रही है, इसलिए हमें ही डिटेल्स छुपाने को कहा गया। अगली 2 रातों को भी बेंट वाटर्स के कुछ सिपाहियों ने आसमान में अजीब चीजें देखने की रिपोर्ट दी। फिर भी इन घटनाओं को कोई अहमियत नहीं दी गई। हाँ, लेकिन डेप्यूटी बेस कमांडर कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने इस पर एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जरूर लिखी। रेंडलशेम फॉरेस्ट में हुआ इंसिडेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री के लोग उसके विटनेस हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से यूएफओ को देखा है। बाकी हम सब ने भी जो टीवी पर देखा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बेंट वाटर्स पर तैनात कुछ ही सिपाही इस घटना की गवाही देने को तैयार थे। घटना को पब्लिक से छुपा कर रखा गया था और कई सालों तक ट्रायंगुलर यूएफओ का जिक्र भी नहीं किया गया था। कुछ समय तक इस इंसिडेंट को लेकर काफी अफवाहें उड़ी, लेकिन असली कहानी मीडिया में 1983 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट पास होने के बाद आई। तब लोगों को पता चला कि बेंट वाटर्स के पास यूएफओ आया था। कुछ लोगों ने इस कहानी को माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, पर इसे नजरअंदाज नहीं किया गया। जब मीडिया ने मिलिट्री ऑफिसर से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि सिपाहियों ने लाइट हाउस को यूएफओ समझ लिया होगा या अटेंशन पाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें जब तक पुलिस या गवर्नमेंट किसी घटना को सच नहीं मानती और उसके बारे में टीवी और रेडियो पर बयान नहीं देती, हम उसे सच नहीं मानते, अफवाह समझते हैं। ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें मीडिया को कंट्रोल करना आता है।
पेनिस्टन और बरोज 1990 के दशक में रिटायर हो गए थे, लेकिन आज तक उन्हें उस घटना से संबंधित बुरे सपने आते हैं। 2010 की सर्दियों में 30 साल तक उस घटना को भुलाने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद पेनिस्टन और बरोज को एक दूसरे से मिलना पड़ा। कुछ तो था जो उन्हें वापस रेंडलशैम जंगल में जाने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं रोज ही उसके बारे में सोचता रहता हूँ। पता नहीं हम वहाँ कैसे पहुँचे। नहीं, मुझे भी नहीं पता। हमें वहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ याद करना चाहिए। हाँ, हमें जाना चाहिए। फिर शायद हम उस इंसिडेंट को समझ पाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें जाना ही होगा। हमारे अंदर एक आवाज उठ रही है जो हमें वहां जाने को कह रही है, ताकि हम ये चैप्टर क्लोज कर सकें। वो घटना भुलाई नहीं भूलती। उस रात बेंट वाटर्स में जो हुआ, उसने तो हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। काश ये जिंदगी भर का बोझ मैं अपने कंधों से उतार सकूं। दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं कि वो कौन थे, वो वहाँ क्यों आए थे, उनका इरादा क्या था, और अगर वो वापस आ जाए तो क्या होगा। पेनिस्टन और बरोज 30 साल पहले वाले उस घटना स्थल पर क्यों जाना चाहते हैं जिससे उनकी इतनी बुरी यादें जुड़ी हैं? क्या उन्हें लगता है कि वहां जाकर उन्हें पता चल जाएगा कि उस रात वहां कौन आए थे, और क्या वो वहां उस रहस्यमयी संदेश को सुलझा सकेंगे जो उन्हें उस दौरान वहां मिला था? ये जगह ऐसी नहीं थी। हाँ, ये गेट यहाँ था ही नहीं। बहुत साल हो गए हैं ना, ये जगह बदल गई है। ये दोनों यहाँ जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ के साथ आए। इन्हें उम्मीद है कि रैंडम शेल के घटना वाली जगह पर जाकर उनकी सारी यादें ताजा हो जाएंगी और शायद उन्हें वहाँ उस घटना का कोई सुराग भी मिल जाए। इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। देखते हैं ईस्ट गेट रोड आता है या नहीं। शायद आगे जाने का शॉर्टकट हो। चलो कर देखते हैं। आजा। हम जंगल में उनके साथ साथ चल रहे थे। हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन का रास्ता ढूंढना था जहां उनके मुताबिक वो घटना हुई थी। यही है वो एरिया। ये पेड़ मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ, यही देखा है। कहा था ना। मुझे भी याद आ गया। जॉन बरोज को तेजी से उस घटना की सारी डिटेल्स याद आने लगी थी। मुझे याद है, यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है। एक पॉइंट पर तो उस व्हाइट लाइट ने पूरे जंगल में रोशनी कर दी थी। पूरे जंगल में उजाला हो गया था। तुमने भी देखा था ना गेट से, याद है? क्या नजारा था। बिल्कुल। रात में उजाला हो गया। सही कह रहे हो। और जेम्स पेनिस्टन धीरे धीरे पास्ट में हुई उस घटना में बिल्कुल खो रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने सिंबल्स को टच किया था और उनके दिमाग में जीरोस और वंस की बौछार हुई थी। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल डेड साइलेंट था। मैं उस स्पेसशिप के फ्रंट साइड में गया, फिर मैंने उसे छूकर देखा। वो थोड़ा गर्म था। मैंने नोटिस किया कि लेफ्ट साइड पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को टच किया और फिर तेज रोशनी दिखाई दी और दिमाग में ऐसे नंबर्स दिखने लगे जिन्हें मैं आज तक नहीं समझ पाया। उन्हें अपने माइंड को उस घटना पर पूरी तरह फोकस करने के लिए 2 दिन लग गए, लेकिन मैं उनके साथ वहां मौजूद थी और समझ सकती थी कि उन पर 30 साल पहले क्या गुजरी होगी। एलियंस आते हैं और ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं और हम ह्यूमंस को कुछ पता ही नहीं चलता। हम सोचते ही रह जाते हैं। उसी शाम पेनिस्टन, बरोज और रिसर्चर्स की पूरी टीम फिर से घटनास्थल पर गई। वो ठीक उसी जगह मौजूद थे जहां 30 साल पहले वो घटना हुई थी। क्या वो इस उम्मीद में वहां थे कि फिर से वो एयरक्राफ्ट नीचे आएगा? क्या उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज रात कुछ होगा। आपको कैसे महसूस हो रहा है? मानो वो लोग फिर से आने वाले हैं। आप समझ ही गए होंगे कि वो जो कुछ भी था, लाइट हाउस तो बिल्कुल नहीं था। वो रोशनी उसी स्पेसक्राफ्ट की थी जो यहाँ उतरा था। मैंने आसमान में लाइट्स देखी थी और लाइट की बीम्स नीचे आ रही थी और इसी जगह पर बीम की रोशनी हम पर गिरी थी। आज सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। लगता है हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम अपनी मन की शांति के लिए यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ यह सिर्फ शुरुआत है। पूरी गुत्थी सुलझाने में अभी काफी वक्त लग सकता है।
पेनिस्टन और बरोज की उस घटना से जुड़ी बहुत सारी यादें ताजा हो गई, लेकिन घटना स्थल पर रुकने का कोई फायदा नहीं हुआ। स्पेसक्राफ्ट नहीं आए, उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। हो सकता है उन सवालों के जवाब उस जंगल में थे ही नहीं, बल्कि वो एलियंस ने पहले ही जेम्स पेनिस्टन को दे दिए थे। हो सकता है उनके सवालों के जवाब उन सैकड़ों जीरोस और वंस में हैं जो उन्होंने नोटबुक में लिखे थे। रैंडम शेल के जंगल में जाने से 2 महीने पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर निक सिस्की ने उन रहस्यमय नंबर्स के ढेर को डीकोड करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ पहले 5 पन्नों के नंबर्स को ही डीकोड कर पाए। क्या वाकई जीरोस और वंस में एलियंस का कोई मैसेज छुपा हो सकता है? उस कोड को डिकोड करने के बाद मेरे हिसाब से मैसेज था एक्सप्लोरेशन ह्यूमैनिटी। उसके बाद कंटिन्यूअस लिखा था और उसके बाद फॉर प्लैनेटरी एडवांस्ड। कुछ नंबर्स कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैंने वो कोऑर्डिनेट्स चेक किए तो वो आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट के निकले। तो मेरे हिसाब से वो इंसानों को समझने के लिए और हमारी मदद करने के लिए आए थे। क्या कोड से ये साबित होता है? मुझे तो लगता है, पर पता नहीं। क्या बाकी पन्नों को डिकोड कर सकने पर एलियंस के बारे में हमें कोई और खास जानकारी मिल पाती? शायद हमारे साथ जो हुआ वो होना लिखा था, पता नहीं, शायद हमें चुना गया था, मुझे और जॉन को, इसीलिए हम वहां मौजूद थे। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मन में ये सवाल आता है कि हमें ही क्यों चुना गया था। बेंट वाटर्स में हुई घटना का राज क्या है और वहां ऐसा क्या हुआ था कि दोनों यूएस और ब्रिटिश मिलिट्री को उस घटना को ढकने और पब्लिक से छुपाने की जरूरत पड़ी और कई चश्मदीद गवाह उसके बारे में कुछ कहना क्यों नहीं चाहते? सारी गवर्नमेंट्स मिलकर इस बात को राज रखना चाहते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और हजारों सालों से वो इंसानों के संपर्क में हैं। मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर एलियंस वाली बात को छुपाया जा रहा है। बहुत से देशों में आसमान में ऐसे क्राफ्ट्स देखे गए हैं जो हमारी दुनिया में नहीं बने हैं, लेकिन सारे देशों ने मिलकर एलियंस की सच्चाई का राज छुपा कर रखा है। मेरे ख्याल से अब हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि दूसरे ग्रह के एलियंस की भाषा को समझ और एक्सेप्ट कर सकें। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता। क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि एलियंस वाकई हमारी पृथ्वी पर आते हैं या नहीं? अगर वो सचमुच आते हैं तो सारे देशों की सरकार और धर्म उनके अस्तित्व को नकारते क्यों रहते हैं? शायद हमें भी पेनिस्टन और बरोज की तरह ही जीना पड़ेगा। अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढते रहना होगा। शायद ढूंढते ढूंढते हमारे हाथ कोई ऐसा सुराग आ जाए जिससे एलियंस की गुत्थी सुलझ जाए।